गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये है 10th क्लास बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस। और कल हम सीख चुके थे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, एक्सक्रीशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम करेंगे रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस करेंगे। पता है आपको रेस्पिरेशन का मतलब पता है आपको? तनवीर, रेस्पिरेशन क्या होती है? पता है रेस्पिरेशन का मतलब? रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस पता है? ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। हाँ, सांस लेना तो ये तो जो नहीं पढ़े हैं उन्हें भी पता है। आप 12 साल स्कूल भी गए हो। थोड़ा सा क्या होता है सांस लेते हैं जब हम? क्या सांस में मतलब क्या ले रहे हैं हम अंदर, बाहर क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बताओ, गंदी बात है ना? आपको मतलब पढ़ना ही नहीं, पढ़े ही नहीं आप। O2 का लेना, सिंपली CO2 का छोड़ देना, इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। बोलो। क्या कहते हैं इसे हम? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? डिफरेंस देखो, O2 का आना बॉडी में, उससे ग्लूकोज टूटना। C6, क्या फार्मूला होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। ऑक्सीजन लेकर के ग्लूकोज को तोड़ना और उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदलना रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या बोला मैंने? O2 का आना, उसकी मदद से ग्लूकोज को तोड़ना। बोलो। ग्लूकोज का आना, ऑक्सीजन का आना। हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? उसे CO2 और H2O में बदलना, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। मैं बार बार पूछूंगी, जब तक सही तरीके से नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। मैं दोनों बातें फिर से बता रही हूँ और आप मुझे बताओगे। आ जाओ बच्चे, क्या क्या करना है आपने? बायो कंप्लीट नहीं हुई अभी तक? केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई? हाँ, तो फिर मैंने कल भी यही बोला था आसान करो, तो टफ क्यों पकड़ लिया पहले? अब वहां बैठ जाओ। अब ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा करके सुनाते जाओ। एनसीईआरटी करो, पहले एनसीईआरटी सुनाओ। समझ आ गई बात? फिर उसके बाद एग्जाम्पलर करने हैं, फिर एग्जाम्पलर सुनाने हैं, फिर एमसीक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज सुनाने हैं। ऐसे करो, नहीं तो बैठ जाते हो, बैठ ही जाते हो तुम लोग। मैं ये कह रही थी, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में मैं आपको फर्क बता रही थी तनवीर। उसमें आपको कितना समझ आया पहले वो बताओ, फिर मैं रिपीट करती हूँ। ओके, यही इंग्लिश में बोलो, इसको इंग्लिश में बोलो। अंदर लेने को क्या कहते हैं? टेकिंग इन एंड गिविंग आउट। बोलो। इज कॉल्ड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन तोड़ करके क्या बनाना? ग्लूकोज तो टूटा, बना क्या? वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। 7th क्लास तक का बेस नहीं है आपका, और 10th क्लास में हो आप। ये और प्लस एनर्जी भी निकलती है, और प्लस
एनर्जी भी निकलती है। एक बार फिर बोलो कि रेस्पिरेशन क्या होती है। जल्दी। प्लस एनर्जी। वेरी गुड। तो आज आपको समझ आया कि सांस लेना क्या होता है और रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है और उन दोनों में क्या फर्क है। समझ आ गया। अब हम समझेंगे एंजाइम क्या होते हैं। क्या समझेंगे हम? एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम, आपको पहले मैं एक बात बता दूं, अगर ये एंजाइम या हार्मोन्स हमारी बॉडी में ना हो तो जो आज हम खाना खाए वो 3 साल बाद बचे। इनका होना हमारी बॉडी में इतना जरूरी है। एंजाइम का दूसरा नाम बायोकैटलिस्ट भी है। एंजाइम को हम दूसरे शब्दों में बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। तनवीर, मैंने क्या बोला? बायो का मतलब मैंने कल आपको बताया था क्या होता है। सिर्फ बायो, लाइफ। बायो का मतलब क्या बताया था? लाइफ। यहां बायो के साथ कैटलिस्ट लग गया है। यहां बायो के साथ क्या लग गया है? कैटलिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को फास्ट करने वाला। क्या होता है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी चीज को फास्ट करता है। ठीक है। जैसे कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में, जैसे फूड का टूटना है, जैसे फूड का टूटना है, वो ऐसे बहुत स्लो टूटेगा। ये क्या करता है? उसके टूटने को फास्ट कर देता है। उसके टूटने को क्या हो गया? मोबाइल था साथ में? अच्छा, ठीक है। धो लेनी थी एक बार। 5-6 बार जोर जोर से बंद करो, फिर ध्यान से सुनो। तो मैंने बताया कि बायो का मतलब होता है लाइफ और कैटलिस्ट का मतलब होता है जो किसी काम को तेज करता है, और तेज करने के बाद एज इट इज अपने आप वापस आ जाता है, वैसा का वैसा, अपने आप में उसमें कोई कमी नहीं आती। इट मेक्स द रिएक्शन फास्ट एंड रिटर्न्स एज इट इज, एंड रिटर्न्स एज इट इज। समझ आ गया? तो ये है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज a substance. It is a substance which makes the reaction fast. Substance that makes the reaction fast. Is it okay? थोड़ी देर बाद पूछूंगी कि बायोकैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है। तो ये ना कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल करने में मदद करता है, फास्ट करने में मदद करता है। हिटरोट्रोप और ऑटोट्रोप में आपको कल पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस? वैसे ये चीजें आप लोगों को 6th में पढ़ा दी जाती हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू मेक, बनाना। ठीक है, बनाना, फोटोसिंथेसिस। तो लाइट की मदद से प्लांट्स क्या बनाते हैं? फूड। क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? CO2 और वाटर को मिला करके वो क्या बना देते हैं? C6H12O6। लाइट आती है, इन दोनों पे पड़ती है। लाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है, जहां ये प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर सब्सटेंस। क्या है? ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ द प्लांट्स, प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, ग्रीन कलर सब्सटेंस। क्लोरोफिल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है। क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है।
मैं बैक होने वाली हूं, मैंने क्या क्या पढ़ाया? क्लोरोफिल किसके पिगमेंट है जो कि किसके अंदर पड़ा हुआ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, क्लोरोप्लास्ट क्या है या क्लोरोफिल क्या है? लिख दोगे? क्लोरोप्लास्ट, inside the chloroplast there is a pigment called chlorophyll, and this chlorophyll is a green color substance. Is it okay? And CO2 plus H2O लेट क्यों आप बेटा? 8:15 हो रहे हैं, हद हो गई यार। करना भी कुछ, किया भी कुछ नहीं होगा आपने, तो फिर लेट क्यों हो? हाँ, प्लस O2, ठीक है। तो ये है हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ऑलमोस्ट उल्टी है ग्लूकोज से। ये हमारे पास वाटर ग्लूकोज O2 लेकर के ग्लूकोज टूटा CO2 और H2 में। यहाँ CO2 और H2O जुड़े प्लस लाइट। लाइट एक फॉर्म की एनर्जी है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट लेकर के क्लोरोफिल के ऊपर पड़ेगी, ये दोनों जुड़ेंगे ग्लूकोज और क्या बना देंगे? ऑक्सीजन। बोलो मैंने क्या क्या बोला? ऐसे काम नहीं चलेगा आरोही, +1 में हो आप, मेडिकल रखा हुआ है, ऐसे आप ऐसे उठते रहे। बताओ अगर एग्जाम ही 2 दिन में होता फिर क्या करते यार आप लोग? तो आराम आराम करके भी खत्म नहीं करो। आपको पता है केमिस्ट्री कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, आप यू कैन यूज इट, पर आपको कोई प्लानिंग ही नहीं है। ये भी कोई करवाएगा तो करेंगे, नहीं करवाएगा तो ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं होते, खुद के इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आर्ट्स है। कॉमर्स है। अब बताओ, रात के 8 बजे के बाद सुबह के 8:15 बजे तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और एग्जाम है, बोलो क्या क्या पढ़ाया मैंने? और जल्दी जल्दी कर देना आप। बेटा जब तक आप इंग्लिश में बोलना भी शुरू करोगे ना, ऐसे बोलते रहोगे पंजाबी में, तब तक नहीं आएगा। बोलो, आएगा, बोलो, इंग्लिश में बोलो। मैंने आपको बता दिया अंदर लेने को क्या बोलते हैं, बाहर छोड़ने को क्या बोलते हैं, उसको यूज करो, बोलो। Taking in oxygen, giving out carbon dioxide is known as breathing. By taking oxygen and breaking down glucose, taking क्या? By taking in oxygen and with the help of this oxygen breaking down of glucose, and gives out CO2 plus H2O plus energy is called respiration. उसके बाद क्या बताया मैंने? एंजाइम के बारे में बताया। बताओ एंजाइम क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट। थैंक यू। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? इंग्लिश में। अब हिंदी पे आ गए पंजाबी से, पर इंग्लिश नहीं बोलनी। बोलो क्या क्या हुआ था? सोचो क्या हुआ था? उल्टा हुआ था रेस्पिरेशन से, उल्टा। तो लास्ट में बोला रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट बोले उनको रिएक्टेंट ले लो। वेरी गुड। प्लस लाइट प्लस क्लोरोफिल गिव्स क्या बनाएगी वो? फूड क्या है? ग्लूकोज। बताओ ग्लूकोज का फार्मूला? C6H12O6। बोलो O6। दोबारा बोलो, बार बार बोलो, 5 बार बोलो।
किस चीज का फार्मूला है? थैंक यू। क्लोरोफिल कहाँ पड़ी हुई है? क्लोरोफिल क्या है? तो क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज द साइट फॉर द क्लोरोफिल? तो क्या आंसर होगा? साइट मतलब कहाँ है, कहाँ? हाँ, क्लोरोप्लास्ट। थैंक यू बेटा, तुम्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं था, नहीं तो तुम अच्छा निकलते। इसके बाद ये जो ग्लूकोज वगैरह है ना, इनको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल क्या दिया मैंने? ग्लूकोज। क्या है? और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? स्टार्च। और क्या होता है? ग्लाइकोजन। सुना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में? चावल में, चावल ज्यादा खाने को तब मना करते हैं ना जब मोटे हो रहे होते हैं बहुत। चावल क्या है? चावल में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स होती है, वो स्टोर हो जाती है बॉडी में। वो क्या होती है? स्टोर हो जाती है बॉडी में। तो वैसे अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तब तो आपको कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। मतलब आपको वीकनेस फील हो रही है, आपने बहुत सारी वर्किंग एक्सरसाइज की, तो फिर आपको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, क्योंकि वो क्विक एनर्जी देता है। क्या देता है? क्विक एनर्जी देता है। प्रोटीन आपकी बॉडी बनाता है और कार्बोहाइड्रेट आपको क्विक एनर्जी देता है। और कार्बोहाइड्रेट की 3 फॉर्म्स तो मैंने अभी आपको बता दी, एक ग्लूकोज, एक स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये तीनों क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स है। अब क्वेश्चन 1 नंबर का पिछले साल किसी बच्चे के स्कूल में आया था कि स्टार्च जो है वो कहाँ स्टोर होता है, मतलब स्टोरेज जो है स्टार्च की वो प्लांट्स में होती है या एनिमल्स में? तो स्टार्च की फॉर्म में जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है या एनिमल्स में? ये था क्वेश्चन। ये इन एनिमल्स एंड अवर बॉडी एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। और प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म है स्टार्च, प्लांट्स में। ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। बोलो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? स्टार्च ह्यूमन बीइंग में स्टोर्ड फॉर्म में होता है, मतलब एनिमल्स में स्टोर्ड फॉर्म में होता है या प्लांट्स में? स्टार्च प्लांट्स में। और ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टोर्ड फॉर्म में कहाँ होता है? एनिमल्स में। तो आपको कार्बोहाइड्रेट की नॉलेज मिली कि ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल वाला। कॉम्प्लेक्स वाले स्टार्च और ग्लाइकोजन है, ठीक है। और आपको फोटोसिंथेसिस इक्वेशन का भी पता लगा। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की जरूरत होती है, लाइट एनर्जी की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ये आपको समझ आ गया? ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस? क्या चाहिए, व्हाट आर नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस? कर दे दोगे आंसर? इसके बाद है हमारे पास कि अमीबा अपना खाना अंदर कैसे लेता है? अमीबा क्या है? जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वैसे ही और हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर करोड़ों सेल से हम बने हैं। अमीबा सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है। अमीबा सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, ठीक है। अमीबा एक ही सेल का बना हुआ है। उस सेल को क्या करता है, वो ऐसे ऐसे करके, न्यूक्लियस होता है, ये सेल होता है, थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करता है और ऐसे करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर करता है खाने के लिए। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से ये यहाँ से सरफेस से अंदर को फूड खींच लेता है, है ना।
ऐसे करके अंदर को फूड खींचता रहता है, ऐसे जगह जगह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता रहता है और खाना अंदर लेता है। तो ये कैसे लेता है खाना अंदर? स्यूडोपोडिया से। इसमें पी साइलेंट होता है, पी की आवाज नहीं आती इसमें। जैसे साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें साइकोलॉजी की जो वो अल्फाबेटिकली अगर उसको प्रोनाउंस करना हो तो वो पी से स्टार्ट होती है। क्या होती है? पी से स्टार्ट होती है। वैसे ही स्यूडोपोडिया में भी पी साइलेंट है, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट है। ठीक है, तो ये कैसे पढ़ा जाता है? स्यूडोपोडिया, एस ई, आप सोचोगे कि एस ई यू, नो, पी एस यू ई यू से इसकी स्पेलिंग है। इज इट ओके? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्यूडोपोडिया क्या होता है तो आप क्या बताओगे? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर present in amoeba which is used to take in food। ठीक है, और ये तो थी कि किस तरह से अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म खाना अंदर लेते हैं, स्पेशली अमीबा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आप पहले डेफिनेशन लिखोगे कि ऐसे ऐसे करके स्यूडोपोडा बना करके, स्यूडोपोडिया मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना करके वो खाने को अंदर लेता है। फिर इसका स्ट्रक्चर भी बनाओगे ऐसे करके, ऐसे सेंटर में न्यूक्लियस बना करके, ऐसे सेल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके, फिर धीरे धीरे करके इस न्यूक्लियस को ऐसे 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 दिखा करके, फिर यहाँ खाना दिखा करके इसको अंदर दिखाओगे। ठीक है, ये बुक में है, ये उस बुक में। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ ह्यूमन बीइंग की डाइजेशन, खाना कैसे पचता है। अब मैं आपको ये करवाने जा रही हूँ। ठीक है, क्या करवाने जा रही हूँ कि खाना कैसे पचता है। तो खाने के पचने को हम क्या कहेंगे? डाइजेशन ऑफ फूड। और डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होएगी? डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहाँ होएगी? डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ऑर्गन का सिस्टम है। क्या क्या है ये? ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन से मिल करके ये ऑर्गन सिस्टम तैयार किया, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स। अब ऑर्गन किस चीज के बने हुए हैं? टिश्यू के। किस चीज के? टिश्यू के। सबसे पहले सेल, सबसे छोटा, जो कि माइक्रोस्कोप से दिखता है। देन बहुत सारे सेल इकट्ठे होकर के टिश्यू, और टिश्यू इकट्ठे होकर के ऑर्गन, ऑर्गन इकट्ठे होकर के ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होकर के ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। और इसमें से आज हम एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और पता करेंगे उसका कौन कौन सा ऑर्गन क्या क्या काम करता है डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। बोलो मैंने क्या बोला? सेल इकट्ठे होकर टिश्यू बनते हैं, इकट्ठे होकर ऑर्गन, ऑर्गन इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होकर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होकर ऑर्गेनिज्म। हम क्या है? हम क्या है? ऑर्गेनिज्म। एलिफेंट क्या है? ज़ीब्रा क्या है? उसमें ऑर्गन नहीं है, उसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो फिर वो ऑर्गेनिज्म है? फिर वो क्या है? ऑर्गेनिज्म है। तो मैंने कहा कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स वाला, ठीक है। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कैसे काम करते हैं, उसका कौन कौन सा ऑर्गन कौन कौन सा काम करता है, और किस किस का
कौन कौन कैसे कैसे मदद करके इस काम को रिजल्ट देता है, अपने अपने काम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने में किस तरह से मदद करता है, खाना पचाने में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से, और खून जो हर सेल तक पहुंचना है, उस खून ने पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और फूड पहुंचाना है एक एक सेल तक, वो कैसे पहुंचता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। माउथ से लेकर एनस तक, एनस क्या है, जहां से जो खाना नहीं पचता है वो बाहर निकलता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, जो खाना नहीं पचा वो बाहर निकला वहां से, उस पोर्शन को पता चल गया, उसे हम क्या कहते हैं। तो देयर आर टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। एंड माउथ, ध्यान से सुनना मेरी बात, माउथ से लेके एनस तक के सारे पार्ट्स को मिला करके हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, पैसेज, एक रास्ता, पैसेज ऑफ गोइंग फूड, ठीक है, पैसेज ऑफ फूड। कौन है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री। इसका दूसरा नाम गट्स भी है, इसका दूसरा नाम गट भी है, इसका दूसरा नाम गट भी है। इज इट ओके, गट। तो अब आपको क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का कि एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बात कहां से स्टार्ट होएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। बोलो मैंने क्या बोला, जल्दी बोलो मैंने क्या बोला। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। रिपीट करो मेरे पीछे, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम and ends at anus, in anus कुछ भी लगा दो लेकिन फॉर मत लगाओ। अब स्टार्टिंग से फिर से बोलो, एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फटाफट बोलो, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। बोलो, starts from mouth. मैंने एलिमेंट्री कैनाल से सेंटेंस स्टार्ट किया, बोलो फिर, Digestive system. और लाउड बोलो थोड़ा। Digestive system starts from the mouth. नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला, ध्यान से सुनो, मैं देख रही हूँ तुम कितनी देर में बोलते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। Digestive system consist of elementary canal start from the mouth and ends at the anus। बोलो फटाफट। कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कंसिस्ट मतलब उस एलिमेंट्री कैनाल उसमें पाया जा रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी में क्या क्या है, तो आप बोलोगे माई बॉडी कंसिस्ट ऑफ माउथ, ठीक है, माउथ, आईज, नेक, ऐसे बोलोगे ना, हेड कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें पाया जा रहा है। बोलो कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। बोलो इसको। Digestive system consists from elementary फ्रॉम
कंसिस्ट ऑफ alimentary canal Hmm. to start mouth and एंड सेट द एनस, ANUS बोलो, एनस ANUS, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो और मैं फिर अगला लाइन समझाती हूँ। डाइजेस्टिव, हाँ, digestive system कंसिस्ट, alimentary canal Hmm. to starting mouth and anus. थैंक यू। एलिमेंट्री कैनाल का मैंने आपको एक और नाम बताया था। देखो ये साइंस है और बोर्ड में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। वहां क्वेश्चन गट के बारे में आएगा तो आप बोलोगे ये गट क्या होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम गट होता है। समझ आ गई बात? अब क्या है, अब बात चली कि माउथ में क्या हो रहा है। माउथ से काम चल रहा है, मुंह में क्या हो रहा है, खाना मुंह में आ गया, उसका क्या होगा मुंह में, वो देखते हैं। Saliva secreted by salivary glands makes the food soft since the lining of the canal is soft. बोलते हैं जो सलाइवा, सलाइवा क्या होता है, थूक। सलाइवा क्या होता है, थूक। तो सलाइवा सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स, बोलते हैं ये जो थूक आ रहा है वो जो हमारे माउथ में ग्लैंड्स है वो जब खाना आएगा ना तो वो साथ में आएगा। किस लिए, ऐसे तो उसको अंदर लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ओरिजिनली गॉड ने तैयार किया हुआ है कि जैसे आपके मुंह में फूड आएगा, आपके मुंह से वो सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवा छोड़ना शुरू कर देंगे। किसने छोड़ा सलाइवा, क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन, किसने छोड़ा सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड्स ने। किसने छोड़ा, सैलिवरी ग्लैंड्स ने। क्या छोड़ा, छोड़ दिया। जैसे ही मुंह में फूड आया, एंड मेक्स द फूड सॉफ्ट, एंड इट मेक्स द फूड सॉफ्ट, इट मेक्स द फूड सॉफ्ट, थैंक यू, मेक्स द फूड सॉफ्ट। हो गया। बोलते गॉड ने हमारे सिस्टम को इस तरह से तैयार किया हुआ है कि एक तो हमारी लाइनिंग अंदर की बड़ी सॉफ्ट बनाई है ताकि हमारा खाना जो है आराम से अंदर जाए, हमें हमारी उस लाइनिंग को ना तोड़े। अनटिल एंड अनलेस हम जहर ही ना खा ले, तब तो वो जलेगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सलाइवा सिक्रेटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स मेक्स द फूड सॉफ्ट सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट। तो हो गया फूड में क्या, एक पॉइंट और भी बहुत काम होगा अभी मुंह में। पहला काम क्या हुआ कि सैलिवरी ग्लैंड ने सलाइवा छोड़ा टू मेक द फूड सॉफ्ट। हो गया। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है। क्या है, एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, सैलिवरी अमाइलेज। क्या नाम है, सैलिवरी अमाइलेज। ये जो लेज है ना, ये ज्यादातर जिसके पीछे लगा होगा वो एंजाइम ही होंगे। बहुत सारे एंजाइम के पीछे एज लगा होता है। क्योंकि ये सलाइवा में पाया जा रहा है तो देखो उसका नाम भी उसके साथ रिलेटेड है, सलाइवरी अमाइलेज। याद करने के लिए ठीक है, ठीक है। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है, सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवा किसने छोड़ा था हमारे मुंह में, सलाइवरी ग्लैंड ने। तो ये 3 शब्द आपको सीखने हैं। तो क्या हुआ, सलाइवा आया सैलिवरी ग्लैंड से, उसने हमारे फूड को सॉफ्ट किया, और फिर सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी है, सॉफ्ट भी किया सलाइवा ने, और हम सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी है जिसे हम सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं, जो कि क्या तोड़ता है, स्टार्च। क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि हमारे मुंह में फूड की कौन सी चीज टूटती है। देखो हमारे जो हमने खाना खाया उसमें प्रोटीन भी थी, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी था, उसमें रफेज भी थी, ठीक है, उसमें फैट भी था, लेकिन मुंह में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च टूटता है। क्या टूटता है, स्टार्च टूटता है। सारा नहीं, मतलब थोड़ा उसमें टूटना, बड़े पार्टिकल्स छोटे होना शुरू हो जाते हैं स्टार्च के। और वो काम कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आपको क्या क्या समझाया मैंने।
हम्म तो स्लाइवरी माइलेज स्टार्ट होता है बड़ी पार्टिकल्स को छोटी पार्टिकल्स हम्म कौन स्लाइवरी और माइलेज स्टार्ट कहाँ से आया वो, मतलब लाइन वाइज बताओ ना, लाइन वाइज। सलाइवा किसने छोड़ा? ठीक है, अब सलाइवा ने क्या किया, सॉफ्ट किया फूड को, और सलाइवा में क्या है? स्लाइवरी माइलेज ठीक है, और वो क्या तोड़ेगा? शाबाश शाबाश। अब दोनों बातें बताओ। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने कहां से स्टार्ट किया था? आंखें बंद करो और सोचो। एलिमेंट्री जयनाल और उसका दूसरा नाम आंसर यहां से स्टार्ट है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम सिलेवरी, सब मैसअप कर दिया आपने, सब मैसअप हो गया। एक बार इसको यहां से लेके यहां तक रीड करना। तीन बार रीड करो, बिना देखे मुझे बताओ। कल आपने डायग्राम बहुत अच्छे बनाए हैं। नहीं, जब आपका भाई भी यहाँ पढ़ गया, बुआ का बेटा भी पढ़ गया, चाचा का पढ़ गया, तो तुम्हें क्या आने को आफत पड़ी हुई थी? सिक्स्थ में आ जाते, इतने अच्छे हो जाते, इतने इंटेलिजेंट हो जाते। पर्सनैलिटी में पता है कितनी चेंज आती है एजुकेशन लेके। बैठे रहना बस घर में। अब वो पहुंच गए कनाडा, कहाँ अच्छी कोई पर्सनैलिटी है, अच्छा लगेगा उनके बीच में तुम्हारे को बैठना? बोलो। पांच बच्चे खानदान के तुम्हारे पड़ गए यहाँ पे, तुम्हें नहीं अकल आई कि आ जाओ टाइमली? हुआ? सुनाओ, जल्दी जल्दी करो, बहुत टाइम लग रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम से बात स्टार्ट हो रही है। तुम यहाँ से, ये ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, यहाँ से करो तुम शुरू। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ start from mouth and enter and into the and आगे
जल्दी बोलो, असली काम तो अभी होने को, तुम खाना पचाने ही नहीं दोगे 3 साल तक इस हिसाब से। जल्दी बोलो, इतना सब कुछ देखो कितना लेंथी है, यहां से लेके यहां तक है। बोलो, अभी मुंह में फंस गए इतने सारे पार्ट्स है। सलाइवा निकला था, किसे छोड़ा? क्या था उसमें? एंजाइम था, क्या नाम था उसका? सेल्यूरी अमाइलेज। उसने क्या तोड़ा? बस खत्म बात, आ जाओ आगे। अब क्या हुआ? स्टार्च टूट गया, खाना यहां से चल पड़ा और यहाँ पे ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगी। क्या होंगी? पेरिस्टाल्टिक। ये क्या करेंगी? खाने के पैसेज को क्या करेंगी? ज्यादा फास्ट करेंगी ये मूवमेंट्स, रिदमिक मूवमेंट्स। ये जो यहां से जाएंगी ये रिदमिक मूवमेंट्स, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ये फूड को फॉरवर्ड करेंगी। क्या करेंगी? ये मूवमेंट्स फॉरवर्ड करने में मदद, आगे भेजने में मदद करेंगी। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स helps the food getting forward and pushing it into the stomach. Push it into the stomach. चला गया स्टोमक में फूड। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही हैं यहां से लेके माउथ से लेकर के स्टोमक तक, उस पैसेज को हम फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? इतना आसान नहीं है। फूड पाइप का दूसरा नाम ओइसोफेगस है, याद करो उसको। ओइसोफेगस क्या है? ओइसोफेगस फूड पाइप का दूसरा नाम। तो माउथ के बाद ओइसोफेगस, ऑर्गन्स के नाम बता रही हूँ। माउथ के बाद ओइसोफेगस के बाद स्टोमक। चला गया स्टोमक में फूड। देखते हैं स्टोमक में क्या हुआ। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ऊपर कौन से ग्लैंड थे मुंह में? पेट में नहीं, पेट में भी ग्लैंड है जो जूस छोड़ेंगे, उनका नाम क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कहां पे प्रेजेंट है? स्टोमक ऐसे है, उनकी वॉल्स पे है। जैसे ही खाना अंदर आता है वो उसमें से जूस छोड़ना शुरू कर देते हैं। उसमें से जूस छोड़ना कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने हाँ बेटा पेन मुझे भी कुछ दे दो। ये ठीक है। तो अब क्या हुआ? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है कहां से निकले? वॉल से। जैसे माउथ की वॉल से सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट थे और उसमें से सलाइवा निकला था, वैसे ही स्टोमक की जो वॉल है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। उसमें से भी कुछ निकलेगा जो खाने को तोड़ने में मदद करेगा। उसमें कुछ एंजाइम्स होंगे जो उनको तोड़ेंगे। तो कह रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे इसने सैलिवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा छोड़ा था, वैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ा, एक हाइड्रोक्लोरिक। और क्या छोड़ा? और उसमें क्या है? उसमें छोड़े पेप्सिन और म्यूकस। क्या छोड़ा? म्यूकस। म्यूकस भी थूक की तरह होता है, अल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता। म्यूकस क्या होता है? अल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता। अगर बॉडी में ज्यादा एसिड हो जाए तो फिर एसिडिटी होती है और वॉल के जलने का भी खतरा रहता है स्टोमक की। तो वो साथ साथ म्यूकस भी रिलीज करता है। HCl रिलीज होता है। HCl इज एसिड। एसिड रिलीज होगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज होगा जिसका नाम क्या है? पेप्सिन। देखो याद करने के लिए, प्रोटीन तोड़ता है पेप्सिन, याद रखने के लिए। पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। और तीसरी चीज जो यहाँ वॉल से निकलेगी वो निकलेगी म्यूकस। ये जो म्यूकस है ये अल्कलाइन है। अल्कलाइन है मतलब बेसिक है। और ये जो HCl है ये एसिडिक है। देखो गॉड की सारी प्लानिंग कि किस तरह से उसने देखा कि अगर ये HCl ही निकलता रहे। देखो HCl खाना पचाने के लिए चाहिए तो चाहिए, लेकिन अगर ये निकलेगा तो ये लाइनिंग ना चला दे, तो साथ साथ इसने म्यूकस भी दिया और साथ में प्रोटीन को तोड़ने का एक एंजाइम भी दिया जिसका नाम पेप्सिन है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर से क्या क्या निकला? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? क्वेश्चन, कहां है? स्टोमक में।
स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है और वो क्या क्या चीजें छोड़ रहे हैं? तो इस हिसाब से डाइजेस्टिव सिस्टम आज नहीं खत्म हुआ। मैं बोल रही हूं और तुम्हारा ध्यान यही होना चाहिए। HCl, पेप्सिन और म्यूकस। बोलो, 3 बार बोलो। HCl क्या कैसा होगा, उसका नेचर कैसा है? वो कैसा होगा? एसिडिक। एसिडिक चीजें कैसी होती हैं? खट्टी। और पेप्सिन क्या करेगा? और म्यूकस क्या करेगा? वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, लाइनिंग ना जला दे। वो क्या है? वो बेसिक है। बेसिक चीजें क्या होती हैं? कड़वी। बेसिक चीजें क्या होती हैं? कड़वी। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड ने हमारी स्टोमक के अंदर खाना आने पर क्या क्या छोड़ा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम, छोड़ा है अभी तक। अब क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम। इसने एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट किया? क्योंकि एसिडिक मीडियम में एंजाइम अच्छा काम करते हैं। क्या करते हैं? द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। कौन सा एंजाइम अच्छा काम करता है एसिडिक मीडियम में? पेप्सिन। मतलब प्रोटीन बड़े अच्छे से टूटते हैं एसिडिक मीडियम में। प्रोटीन अच्छे से टूटते हैं एसिडिक मीडियम में। हो गया? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस लिए छोड़ा? टू हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन। ओके, फ्रॉम द स्टोमक द फूड एंटर्स। अब फूड कहां चला गया? तो पेट में क्या टूटा? प्रोटीन। मुंह में क्या टूटी थी? अब खाना कहां चला गया? स्टोमक में तो था, अब कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में जाएगा? नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन और है ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोला मैंने? नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बोलते इसको क्या किया है, ये लॉन्ग है लेकिन इसको ऐसे से करके, ये ऐसे 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 होता है ना, ये कॉम्पैक्ट करके अंदर डाला हुआ है, ऐसे ऐसे घूम क्या करके, है ना। तो इसमें कुछ फंस ना जाए इसलिए हमें वो कपाल भारती जो वगैरह कहते हैं ना एज के साथ, तो वो साफ करने के लिए होती है वो एक्सरसाइजेज, जो पेट की एक्सरसाइजेज जो होती है कोर की, वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कॉम्पैक्ट होता है बिल्कुल कुछ फंसे, इसलिए वो एक्सरसाइजेज आपको ज्यादा करनी चाहिए पेट वाली एज के साथ ना, इंटेस्टाइन वाली। तो अब क्या है, इंटेस्टाइन में फूड चला गया और वो कॉम्पैक्ट स्पेस में पड़ा हुआ है क्वाइलिंग फॉर्म में, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये सारा है, ये वाला लार्ज है, ये इतना सा, ये यहां से लेके नाम लार्ज है, ये है इतना सा, और ये स्मॉल है, ऐसे से घुमा घुमा के अंदर। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन द, क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो गाय भैंस बकरी होती है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बीइंग के स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा क्यों होता है? ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या बोला मैंने? क्यों होता है? क्योंकि वो खाते हैं घास। पहले मैं हिंदी में समझा रही हूँ, फिर मैं इंग्लिश में बताऊंगी और आपने इंग्लिश में आंसर देना। क्योंकि वो खाते हैं घास। क्या खाते हैं वो? घास में होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए और ज्यादा स्पेस चाहिए।
That is why their small intestine is larger than human beings. ये देखो ये आंसर है. The length of the small intestines differ in various animals depending upon the food they eat. जो जिस तरह का वो खाना खाते हैं उस तरह का उस हिसाब ने भगवान ने उस हिसाब से उसका स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया है. हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो हरी हरी घास खाते हैं. हर्बीवोरस जो मीट मच्छी नहीं खाते. हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन. उन्हें क्या चाहिए? क्यों? टू अलाउ द सेलुलोज टू डाइजेस्ट. ताकि उनका सेलुलोज जो घास में सेलुलोज प्रेजेंट है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके. मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट. मीट डाइजेस्ट करने के लिए इजी है. और भगवान ने हमारे दांत ऐसे बनाए हैं कि हम मीट भी खा लें और घास का मतलब साग बाग भी खा लें. तो हम क्या हैं? जो सिर्फ मीट खाते हैं वो तो होते हैं कार्निवोरस. जो सिर्फ हरा हरा घास खाते हैं वो होते हैं हर्बीवोरस. और जो दोनों खाते हैं वो होते हैं ओमनिवोरस. हम क्या है? ओमनिवोरस. क्या है? ओमनिवोरस. अगर जो इंसान मीट नहीं खाता है सिर्फ वेजीज खाता है तो वो भी हर्बीवोरस ही है. तो मुझे बताओ कि hence the carnivores like tiger have shorter small intestine. टाइगर घास नहीं खाता, वो सिर्फ मीट ही खाता है, तो वो क्या है? कार्निवोरस. हम ओमनिवोरस इसलिए क्योंकि हम दोनों चीजें खाते हैं. लेकिन टाइगर सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है. उसका छोटा होता है क्योंकि उस मीट को डाइजेस्ट करना कंपेरेटिवली इजी होता है देन दैट ऑफ द सेलुलोज प्रेजेंट इन द ग्रास. अब मैं इसको अच्छे से इंग्लिश में 2 बार बोल रही हूँ, उसको आपने रिपीट बोलना है. द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स differs in various animals. The length of the small intestine differs from the various animals. Depending upon the food they eat. Depending on the food they eat. Herbivores have the larger small intestine Carnivores have the largest intestine as compared to the carnivorous. As compared to. the carnivores Because they have to digest the cellulose because they have the digestive cellulose that require larger space. that are required in the हो गया? ठीक है. सिर घूम गया? जिंदगी में नहीं पढ़े तुम, है ना? कैसे क्या खेलते थे? इतना भी क्या खेलते थे? फुटबॉल ही खेलते. फुटबॉल लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है बेटा. मैं भी बहुत खेलती थी, लेकिन मैं पता है 10 बजे तक खेलती थी और 10 से 3 पढ़ती थी रात को. है जूते पहन के टेबल पे. है मैं भी स्टेट खेली हूँ बैडमिंटन, लेकिन मैं बैलेंस रखती थी. दोनों चीजें जरूरी हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए. ठीक है? मेहनत तुम लोगों से होती नहीं. खेल ली गए तो खेल ली गए, बस रात को पढ़ लो. तो फिर स्कूल क्यों जाते हो? बोल दो ना पेरेंट्स को, सिर्फ फुटबॉल में डाल दो, मुझे स्कूल में डालो. पढ़ना ही नहीं है. स्कूल में 6 घंटे वेस्ट भी करने, माँ बाप को भी बिजी रखना. परांठे लगाओ, परांठे ऐसे जा रहे स्कूल. पढ़ना है नहीं. है तंग करते पेरेंट्स को. ये हो गया. अब है स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हमारे पास क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन. अब पता है तुम्हारे पास क्या प्रोजेक्ट है? तुम जिस हिसाब से पढ़े हो, मैं आपको 2 मिनट ले लूं आपके. अब तुम्हारे पास ऐसा प्रोजेक्ट है कि तुम जिंदगी भर तो पढ़े नहीं, फुटबॉल ही खेल ली गए. अब जो सारे शब्द हैं आपको नए सीखने पड़ रहे हैं. लाइन भी जोड़ नहीं पा रहे आप. ठीक है? तो आपको किस चीज की जरूरत है? खुद मोटिवेशन की जरूरत है, खुद पढ़ने की जरूरत है. जो मैंने सिखाया, देखो मैं आपको टाइम देने को तैयार हूँ, लेकिन आपको घर में भी मेहनत करने की जरूरत है. जो पढ़ाया उसको रिवाइज करने की जरूरत है. ठीक है? तब आप, नहीं तो 1 साल और लग जाएगा इस हिसाब से, जिस हिसाब से अगर आपने मेहनत नहीं की. करने को तो आप सब कुछ कर सकते हो. ठीक है?
मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे को मतलब मैं आपको अगर मोटिवेशन दूं तो मेरे को भी हिंदी मीडियम स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला था 6th क्लास में। तो मेरे को ABCD आती थी सिर्फ और कुछ नहीं आता था, और 7 साल हो गए थे उनको इंग्लिश पढ़ते हुए। बाकी बच्चों को इंग्लिश उन्हें सब कुछ आता था, इतने लंबे लंबे आंसर वो इजिली याद करते थे, लेकिन मुझे तो अक्षर जोड़ना भी नहीं आता था। तो मैं रात के 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक जागती थी। तो मैंने अक्षर जोड़ना सीखा, लाइन बनाना सीखा, मैथ के सारे इंग्लिश में शब्द सीखे। तो मैं 40 बच्चों में 11वें नंबर पर आई थी पहले ही साल में, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं होता है ना। और इस साल भी आना था तो आप 10 दिन पहले ट्यूशन लगे, आपको शुरू में आ जाना चाहिए था, तब भी मैं मेहनत करा के। अब आपको अपने आप भी मेहनत करनी है, मैं तो करवाऊंगी देखो, है ना। मैं 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, 4 घंटे शाम को, 7 घंटे तो मैं दूंगी अपनी जिंदगी आपको, लेकिन बाकी फिर भी और चाहिए आपके, समझ आई। इसके बाद है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या क्या, यहाँ तो हमने सिर्फ इतना पता लगाया कि हरा घास खाने वालों का इंटेस्टाइन कैसा होता है और जो नहीं खाते उनका कैसा, लेकिन इंटेस्टाइन में होता क्या क्या है, ठीक है, ये देखना है। तो कह रहे हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। इसमें पूरी तरह से फूड डाइजेस्ट हो जाता है। क्या क्या है फूड में, कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज बन जाता है यहां पर, और प्रोटीन टूट करके एमिनो एसिड बन जाता है। इसका मतलब प्रोटीन किस चीज से बना था, एमिनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के, बहुत सारे एमिनो एसिड्स ने जुड़ करके क्या बनाया था, प्रोटीन। तो प्रोटीन टूट के एमिनो एसिड बन गया, और फैट टूट करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बन गया। क्या बन गया, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बन गया। तो यहां कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। फिर ये फूड एसिमिलेट और एब्जॉर्ब होगा ब्लड के थ्रू, पूरी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में जाएगा, और वहां टिश्यू वहां पे टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा उसमें से क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से दैट्स ऑल, कंप्लीट। तो ये कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इट रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पैंक्रियास फॉर दिस पर्पस। बोलते ये करने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से डाइजेशन होनी है, और उसके लिए उसको क्या चाहिए, पूरी डाइजेशन करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या चाहिए, लीवर से एक जूस चाहिए। क्या चाहिए, लीवर से एक जूस चाहिए, और पैंक्रियास से भी कुछ चाहिए। देखते हैं क्या चाहिए। लीवर इंटेस्टाइन को कुछ जूस छोड़ेगा, और पैंक्रियास भी कुछ, और इसके काम में मदद करेगा। यही तो पूरे सिस्टम का काम है कि मदद करो, नहीं तो वो सिस्टम काहे का, एक दूसरे की मदद करके रिजल्ट देना है, सिस्टम को रिजल्ट देना है। तो क्या हुआ, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड द फैट्स, एंड फॉर दिस इट रिसीव्स सिक्रीशन। कहां से, लीवर से, पैंक्रियास से। बोलो मैंने क्या बोला, बोल दो जल्दी जल्दी। पाइस कितना टाइम लगे बेटा, तुमसे अभी तक एनसीईआरटी नहीं हुए, सोच लो कितना टाइम चाहिए तुम्हें, यही जाना है सारा दिन, जल्दी कर लो। हाँ बोलो, उतना ही बताओ जितना मैंने बोला है, ज्यादा नहीं बताना। क्या बोला मैंने, मैंने बोला, मैं दोबारा बता रही हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट, ध्यान से देखना, इज द साइट, ये वो जगह है, स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पर क्या होगा, इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, पूरी डाइजेशन होगी यहाँ पे, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। फॉर दिस it needs or gets, जो भी है, it gets secretions। इसके लिए उसे क्या चाहिए, secretions मतलब juices, secretions from liver and
पैंक्रियास। बस हमें ये पता करना है कि कौन सा जूस ये छोड़ते हैं या कौन सी सिक्रीशन ये छोड़ते हैं। बोलो क्या बोला मैंने? Small intestine, हम्म, small intestine, is the site of complete digestion of food. complete digestion food, carbohydrate, And for this, and for this fat, it needs it needs juices from liver to pancreas. liver and pancreas. Liver and pancreas. कुछ उसे लीवर से चाहिए और कुछ उसे पैंक्रियास से चाहिए। पैंक्रियास से क्या निकलेगा? पैंक्रिएटिक जूस। पी से पैंक्रियास, पी से पैंक्रिएटिक जूस, और वो जूस तोड़ेगा क्या? पी से प्रोटीन। क्या तोड़ेगा? पी से प्रोटीन। बोलो क्या बोला मैंने? कौन सा जूस कौन निकाल रहा है? पैंक्रियास जूस नहीं है, पैंक्रियास ऑर्गन है हमारी बॉडी में। प्रोटीन तोड़ेगा, बट किससे? क्या रिलीज करके? पैंक्रिएटिक जूस। थैंक यू। और लीवर से एक जूस निकलेगा, दोनों से निकलना है ना जूस। लीवर से एक जूस निकलेगा जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं? जो कि क्या तोड़ेगा? फैट। क्या तोड़ेगा? फैट, लिपिड। दूसरा नाम, फैट को लिपिड भी कहते हैं। क्या तोड़ेगा? और उसमें कौन सा एंजाइम है? इस जूस के अंदर एक एंजाइम है जो इस काम को फास्ट करेगा, इस तोड़ने के काम को फास्ट करेगा, जिसे हम कहते हैं लिपेज। लिपिड तोड़ेगा, लिपेज, जो कि किस में से आएगा, किसके अंदर काम करेगा? बाइल जूस में। और वो बाइल जूस कहां से आएगा? लीवर से। ये जूसेस कहां से रिसीव होंगे? लीवर और पैंक्रियास से ये जूसेस रिसीव किए जाएंगे। किसके द्वारा? इंटेस्टाइन के द्वारा। और इंटेस्टाइन इन जूसेस से क्या करेगा? लिपिड मतलब फैट और प्रोटीन तोड़ेगा इंटेस्टाइन के अंदर और इनको बदल देगा। किसमें? एमिनो एसिड। लिपिड प्रोटीन को एमिनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। देखो एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इंटेस्टाइन में लिपिड को किसने तोड़ा? समझ रहे? पैंक्रियास से कौन सा जूस निकला? उस जूस ने क्या किया? फूड की जो टूटी चीज, जब टूट गया तो लास्ट में टूटने के बाद क्या बचा? एमिनो एसिड, ग्लूकोज। एमिनो एसिड किसकी मतलब किसके टूटने से बना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हर चीज पढ़नी पड़ती है। समझ आई? छोटी क्लासों में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम। बड़ी में नहीं आते, बड़ी में बीच बीच में से क्वेश्चन आते हैं। अब क्या है? द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक। जो फूड था HCl की वजह से स्टोमक में एसिडिक था, तो अब जो काम आगे होना है उसको एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए। एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, उसको चाहिए एल्केलाइन मीडियम। और वो कौन करता है? पैंक्रियास से जो एंजाइम आते हैं वो उसको एल्केलाइन कर देते हैं। तो स्टोमक में काम करने के लिए, हमारे फूड पे काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए और इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम चाहिए। ये ध्यान रहेगा। अब क्या है कि जो बाइल साल्ट्स है हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स दैट इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन प्रोसेस। एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? क्या आएगा? व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? आंसर क्या होगा? ध्यान से देखना। इमल्सिफिकेशन बताना है मुझे अभी। ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर फैट मॉलिक्यूल्स into smaller one to increase the efficiency of
efficiency of enzyme action. Enzyme action. अब एक बड़ी सी चीज ऐसे, कोई भी बड़ी सी चीज, मतलब आपका चिकन, जैसे मतलब चिकन का मतलब पूरा ही वो ले लो आप। कई लोग क्या करते हैं, पूरे चिकन को रोस्ट कर देते हैं, पूरे चिकन को कर देते हैं। तो क्या आप उसको ऐसे खा सकते हो कि मतलब इजीली खा सकते हो उसको? नहीं। अगर आपने उसके ऊपर एक्ट करना है, टूट पड़ना है खाने के लिए, तो क्या आप उसको इजीली खा सकते हो? नहीं। अगर उसके पीसेस होंगे, छोटे छोटे पीसेस होंगे, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और उसको मतलब इजीली आप उठा के खा सकते हो। तो ऐसे ही है कि जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे में तोड़ देना, फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे में तोड़ देना, इसलिए ताकि एंजाइम उसके चारों तरफ से एक्ट कर सकें जल्दी उसको और तोड़ने में। तो उस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। समझ आई मेरी भाषा? तो द ब्रेकिंग ऑफ बिगर of fat into smaller ones to increase the efficiency of enzyme action. दोबारा बोलो। breaking bigger of molecules and increasing into smaller ones. Increasing efficiency of enzyme action. ये क्वेश्चन अलग से आएगा, 2 नंबर का आ सकता है या 1 नंबर का। अभी तक हमने नहीं बताया कि पैंक्रियास ने क्या किया। पैंक्रियास ने पैंक्रियाटिक जूस छोड़ा, जिसमें कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन। पेट में जो एंजाइम आया था प्रोटीन को तोड़ने के लिए, वो था पेप्सिन। क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। डिस्टिंग्विश बिटवीन का मतलब फर्क पता है ना? डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन एक्ट्स इन स्टोमक, whereas trypsin acts in intestine. Pepsin acts in acidic medium, whereas trypsin acts in pancreatic juice. Pancreatic juice. तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, जो कि कहां से आया? पैंक्रियाटिक जूस से। और लिपिज जो एंजाइम है वो किसके अंदर पाया जाएगा? बाइल जूस के अंदर, जो कहां से निकला? लीवर से। ब्रेक करता है फैट को, हो गया, टूट गए। पैंक्रियाटिक जूस ने ट्रिप्सिन की मदद से, ट्रिप्सिन क्या एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस ने ट्रिप्सिन की मदद से प्रोटीन को तोड़ दिया, और बाइल जूस ने लिपेज की मदद से लिपिड को तोड़ दिया। खत्म बात, ठीक है। और इसके लिए जो है, जो इंटेस्टाइन की वॉल है, वो भी कुछ जूसेस छोड़ेगी। और फाइनली ये सारा काम हो करके प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाएगी, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा, और फैट फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। ये क्वेश्चन अलग से 2 नंबर में आता है कि कौन किस में बदलेगा। जो इंटेस्टाइन की वॉल है, जो इंटेस्टाइन की वॉल है, उसके ऊपर बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है। क्या है? जो कि एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ये फिंगर लाइक विलाई क्या होती है? विलाई क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। Finger-like structure present on the wall of the small intestine to increase the area of the absorption of food. To increase the area of absorption of the food.
एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ये क्वेश्चन अलग से आता है, व्हाट इज विलाई। तो विलाई कहां पर है, कहां है, बस इतना पूछा मैंने। करती क्या है अभी तुम, कहां है विलाई, कहां है, वो याद। हाँ, ये याद नहीं करवाया मैंने पहले, ये मैं समझाने के बाद समझाऊं, बाकी हो गए सारे। इसको करो तुम, मैं कंप्लीट होने वाला है, बस मेरे को 5 मिनट और लगेंगे, फिर समझाती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में है, किस लिए, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब ऐसा तो है नहीं खाना पचाना ही पचाना है, उसको पहुंचाना भी तो है जहां जहां जरूरत है, तो वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन में मदद। तो विलाई, विलाई के अंदर ना, विलाई जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो रिचली सप्लाइड विद कैपिलरीज। डू यू नो, सब कुछ नया है तुम्हारे लिए, सब कुछ नया है। कैपिलरीज, कैपिलरीज होती है, ठीक है। कैपिलरीज क्या होती है, जैसे हमारे अंदर वेसल्स है, तो सबसे बारीक वेसल जो है ब्लड को ले जाने वाली, वो कैपिलरीज होती है हमारे अंदर। 3 तरह की वेसल्स है हमारी बॉडी के अंदर जो खून को यहाँ वहां पहुंचाती हैं। उसमें से एक कैपिलरीज है, एक वेन्स है और आर्टरीज है ना। ये तीनों जो है, इसमें सबसे बारीक कैपिलरीज है, ठीक है। तो वो इतनी पतली है कि वो हर सेल तक जो है थिन वॉल्ड है, वेरी थिन वॉल्ड, दैट वेसल्स आर वेरी थिन वॉल्ड। वो फिर अंदर तक जो है खाने को, ये जो पचा हुआ खाना है इसको ले जाने में मदद करती है, सबको पहुंचाने में, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब कर लेंगी कौन, विलाई में क्या है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनके अंदर क्या है, कैपिलरीज, वो एब्जॉर्ब कर लेंगी फूड को। क्या कर लेंगी, फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगी। और बॉडी को बनाने में क्या क्या करेगा फिर वो फूड, एनर्जी देने में, बॉडी में कहीं टूट फूट है, ब्रेकेज है, उसको भरने में, रिपेयर करने में और ग्रो करने में हमें मदद करेगा। और जो खाना नहीं पचेगा, अनएब्जॉर्ब्ड फूड नहीं पचेगा, मतलब अनएब्जॉर्ब्ड फूड कहाँ जाएगा, थैंक यू, इतना पता था आपको। ठीक है, तो सारा याद करके आओ, मुझे मेरे पास सारा याद करके आओ जल्दी। हाँ हाँ चलो, मैंने अपना 100% दिया है, अभी तुम देखो कितनी देर में याद करके देते हो। सुनाओ, आज सिलेबस खत्म होना चाहिए, कल सिर्फ रिवीजन होगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, एक्सरसाइज होंगे, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स टू डू। बलराज आ जाओ। बलराज, बैठो। छोटा करना है, 5 नंबर का आ गया फिर। ये तो सारा डाल देना इसमें, ये याद कर लिया आपने, ठीक। मेरे को ये शब्द क्लियर नहीं हो रहा, ये बुक में है कहीं, ये गाइड में लेके आओगे बेटा।
पहले भी मैंने यहीं से समझाया ये। What is meant by principate in context of the Roman Empire? बोलते रोमन एम्पायर के टाइम एक शब्द इस्तेमाल होता था प्रिंसिपेट। रोमन एम्पायर के लिए इसका नाम ये यूज होता था। किस लिए? मतलब क्या मतलब है इसका? What was the position of the emperor and the senate in it? बोलते वो जो राज्य था रोमन राज्य, उसमें जो राजा था उसकी क्या पोजीशन थी, क्या हालात थे, और उसके जो सीनेट मेंबर्स थे, जो मेंबर्स थे राज, और क्या होते हैं यार राजा के जो आसपास सिपाही सेनापति वगैरह जो होते हैं उनके मतलब क्या रोल थे। रोमन एम्पायर में एम्परर का क्या रोल था और जो उसके हेल्पर्स थे उनका क्या रोल था, और उस दौरान प्रिंसिपेट शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था, ये है क्वेश्चन। बताओ क्वेश्चन क्या है? समझाओ क्वेश्चन आंसर। The Principate was the regime established by the first Roman Emperor Augustus. बोलते जो रोमन एम्परर था सबसे पहला वाला, उसने एक राज्य एस्टेब्लिश किया था, राज्य regime एस्टेब्लिश किया था, एक राज्य एस्टेब्लिश किया था और उसे प्रिंसिपेट का नाम दिया। उसे किसका नाम दिया? प्रिंसिपेट का। मतलब आज अगर मैं आज रोम का एम्पायर मेरा हो तो मैं उसे रोमन एम्पायर ना बोल के प्रिंसिपेट एम्पायर बोल रही हूँ। मैंने उसको इस तरह से एस्टेब्लिश किया कि मैंने उसका नाम बदल दिया और मैंने क्या कहा कि इट विल बी प्रिंसिपेट एम्पायर। ठीक है, द प्रिंसिपेट वाज द रेजिम, राज्य जो एस्टेब्लिश किया था सबसे पहला जो राजा था जिसका नाम था अगस्टस, रोमन एम्पायर, उसने एस्टेब्लिश किया था कब? 27 BCE में। तुमने देखो ये गलत लिखा है, देखो आज सब कुछ कॉपी में लिखते हो ना तुम लोग, पता नहीं क्या करते हो। ये देखो 207, ये 27 BCE है। ठीक है, although Augustus was the only real source of the authority, बोलते वैसे सारी पावर जो थी अगस्टस के हाथ में थी। उस प्रिंसिपेट एम्पायर की जो सारी पावर थी वो किसके हाथ में थी? यही था क्वेश्चन, किसके क्या हालात थे? तो अथॉरिटी पूरी किसके हाथ में थी? राजा के हाथ में थी। एंड वाज द सोल रूलर, और वही पूरी आत्मा से वहां पर रूल करता था। बट ही केप्ट द फिक्शन अलाइव that he was not the absolute ruler, only the leading citizen. बोलते वैसे असली सारी अथॉरिटी उसने अपने हाथ में ली थी, लेकिन शो ऐसे करता था कि मैं तो सिर्फ आम एक इंसान हूँ, पावर तुम लोगों के हाथ में है। करता कराता सब कुछ वही था, सारी पावर अपने हाथ में लेके रखी थी। शो ऐसे करता था कि मैं एक तुम्हारा बस छोटा सा लीडर हूं और तुम्हारी ही तरह एक सिटीजन हूं, रहने वाला हूं इस एम्पायर का। तो कह रहे इट वॉज डन टू गिव रिस्पेक्ट टू द सीनेट, ताकि उनके हेल्पर को ऐसा रिस्पेक्ट फील हो कि ये भाई ये भी हमारी ही तरह है। और एक रिस्पेक्ट, जब साथ में बैठते हैं अगर एक जैसा फील ना हो तो लगता है कि यार ये क्या अलग सा बंदा हमारे साथ बिहेव कर रहा है। तो वो क्या करता था, जब उनके साथ बैठता था तो उन्हीं के साथ बिहेव, ताकि उनको फील हो सके कि ये हमारा ही बंदा है, ये हम जैसा ही है। लेकिन रियल में जब काम करने की बारी आती थी या इम्प्लीमेंट करने की बारी आती थी तो वो किसी की नहीं सुनता था। फिर वो अपने ही अथॉरिटी सारी उसने अपने हाथ में ले रखी थी। लेकिन जब बंदों के बीच में बैठता था, अपने हेल्पर्स के बीच में बैठता था, तब वो उस तरह से बिहेव करता था। Senate was the body which has controlled Rome in the days when it was a republic. बोलते सीनेट, ये जो मेंबर्स इसने अपने बनाए थे
वो क्या करते थे, वो उसके इंस्टीट्यूशन में थे, ये सारे लोग, एक बॉडी तैयार की हुई थी उसने उन दिनों में। और व्हेन इट वाज रिपब्लिक, रिपब्लिक समझ रहे हो ना, रिपब्लिक मतलब रिपब्लिक जो लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन रिमेन फॉर सेंचुरीज, बोलते बहुत सालों तक ऐसे ही काम चला कि उसने सोल रूलर बना रहा, सीनेट को वो फील कराता रहा कि मैं तुम्हारे ही जैसा हूं, और एक बॉडी उसने मेंटेन करके रखी रिपब्लिक में। द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिमेन द सेंचुरीज, बोलते इस तरह से कई सेंचुरीज तक ये ऐसा ही इंस्टीट्यूशन चलता रहा, इसी तरीके से चलता रहा। द इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेड द एरिस्टोक्रेसी एंड इलाइट, मीनिंग द वेल्थिएस्ट फैमिलीज ऑफ द रोम। इसमें काफी इसने अमीर लोगों को अपने साथ लिया हुआ था, एरिस्टोक्रेटिक लोगों को अपना सीनेट मेंबर जो है वो बनाया हुआ था। इलाइट जो अच्छे रिच लोग होते हैं उन्हें इलाइट और एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। ऐसे लोगों को उसने अपने साथ जोड़ा हुआ था रोम को रन करने के लिए। बट लेटर ऑन द इटालियन डिसेंट मेनली लैंड ऑनर्स वर आल्सो इंक्लूड, बाद में इसने जो जिनकी लैंड, जिनके पास खूब थी, उनको भी अपने साथ इंक्लूड कर दिया। एम्परर्स वर जज्ड बाय हाउ दे बिहेव टुवर्ड्स द सीनेट, और राजा को लोग इस बात से जज करते थे कि वो अपने सीनेट जो मेन बॉडी है उनके साथ कैसे डील करता है। तो बाहर तो वो अच्छे से डील करता था, लेकिन हाँ जी करता था, लेकिन जो अथॉरिटी थी वो सारी अपने हाथ में लेके रखता था। तो इस तरह से वो काम करता था। कर लो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये तो कटवा दिया हुआ है, तो फिर इतना तो करना ही पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि सीनेट के बारे में बताना पड़ेगा और एम्परर के बारे में बताना पड़ेगा। रोमन एम्परर ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਤਾ और ਉਹਦੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਤੇ प्रिंसिपल पे 27 BC ਚ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ हाँ, स्टिकुलेट लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ था, ऐसे करके थोड़ा कर लो। इसको 5 नंबर तक का है तो लिख लेना, है ना, छोटा बड़ा छोटा भी नहीं कर सकते। खोल के रखना दरवाजा जरा। जसकिरत, हो गया, सुन लो, बैठ जाओ। Design an experiment to demonstrate hydrotropism. Hydrotropism is the response towards the water of any stimulus. So, experiment, apparatus, seeds, एक्सपेरिमेंट कैसे याद रहेगा जब यही नहीं पता कि चीजें क्या क्या लेनी है। किसमें डाला हुआ है वो जो सीड है वो किसमें डालने हैं ताकि वो गीले रहें, उसके लिए क्या लेना है? सॉडस्ट, मॉइस्ट सॉडस्ट, गीली घास, सूखी हुई। बोलो। sawdust. Place the seeds in the moist sawdust and add water in it. When they are watered, ये हाल है तुम लोगों का। एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट कोई लर्न करने की जरूरत होती है। How does the chemical coordination takes place in animals? तो किया क्या वो बताओ ना, इतनी देर से क्या किया? 7:30 बजे के आए हो आप, तो वो बताओ ना मुझे, मैं वो सुनती हूँ।
गाँव तो ये सब कुछ करवाया हो तुम लोगों से, बोलना आना चाहिए भाई। इतने दिन किया क्या हमने, 6 महीने। Distinguish between arteries, veins and capillaries. Arteries carry blood from the body to the heart. Veins carry blood from heart to the body. Capillaries ध्यान से सोचो और फिर बोलो। करें ना, अगर आप एक राउंड पार्क का लगाना चाहते हो तो पार्क का लगाओ, फ्रेश होके फिर बैठो तो और तेज चलेगा। नहीं हो जाएगा? अच्छा बोलो। arteries carry blood from the heart to the parts of the body. That is the largest artery, aorta. And veins, they carry blood from all parts of the body to the heart. Capillaries, they help in the transport of material between tissues and blood. Pepsin और ट्रिप्सिन में डिस्टिंग्विश between। Pepsin, it is released by gastric gland. Trypsin, it is released by कहाँ पर है गैस्ट्रिक ग्लैंड? stomach. Gastric gland is present in stomach and it is released in stomach. Pepsin, it helps in the secretion of the protein and it is secreted by the पेप्सिन किस में काम करता है? एसिडिक मीडियम में। बेसिकली तुमने डिस्टिंग्विश बिटवीन याद नहीं की? जो पेप्सिन है वो पेप्सिन कहाँ काम करता है? पेप्सिन स्टोमक में या इंटेस्टाइन? तो फिर वो कहाँ, कौन सा मीडियम होता है? एसिडिक HCl छूट रहा है, एसिडिक है वहां मीडियम। ये हाल है तुम लोगों का। पहले तो जला जला के पढ़ाती हूँ, एक एक लाइन समझाती हूँ, उसके बाद तुम लोगों से याद भी नहीं होता। stomach, it is acidic medium to make it alkaline. Pepsin is released. First, it is present in an inactive form, that is pepsinogen. Then it is made active by the liver and pancreas. लिम्फ के बारे में बताओ कुछ। Lymph is of white color. It is colorless. Distinguish with highlight. मतलब ब्लैक रेड कलर का होता है। ये आंसर याद करके दो जल्दी। पाइल्स याद हो गया बेटा? तुम लोग याद भी इतना गंदा करते हो यार। याद तो ढंग से किया करो, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। बताओ, सुनाने आता तुमको? कुछ सुनाया नहीं जाता तुम लोगों से। ब्रेन कहाँ तुम लोगों ने मोबाइलों में फंसाए होते हैं अपने। आरोही, जिस पेज पे जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना है साथ साथ। जसकिरत 1 घंटा और लो इस चैप्टर को, इसी चैप्टर को दोबारा करो, बाद में करना दूसरा। समझ आ गई? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बाहर चले जाओ और अच्छे से याद करो उसको।